सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वेलकम टू सडन डेथ के बारे में। ये कहानी है जेसी फ्रीमैन की, जो कभी स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, लेकिन अभी वो एक गार्ड की नौकरी करता है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। जब यहाँ पर आतंकवादी आते हैं तब उसे एक साधारण गार्ड ही समझते हैं। तब वो सबको अपना कमाल दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मिडिल ईस्ट का दृश्य आता है और यहाँ पर हम स्पेशल फोर्सेस की एक टीम को देखते हैं जिसे अभी आतंकवादियों ने बंधक बना करके रखा है। ये सारे लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं और एक एक करके इनके साथियों को मार रहे हैं। और अगली बारी है अब एक लड़की जिसका नाम है वाइन। इन लोगों ने उसे बहुत टॉर्चर किया है और इसे जानकारियां निकलवाना चाहते हैं। जब वाइन उन्हें कुछ नहीं बताती तब वो लोग उसे मारने वाले होते हैं। तभी हम जेसी नाम के सिपाही को देखते हैं जो वाइन की जान बचाने के लिए कहता है कि उस लड़की को कुछ भी नहीं पता ताकि इन लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। तब वो आतंकवादी चले आते हैं यहाँ पर जेसी के पास और उसे टॉर्चर करने लगते हैं ताकि जेसी उन्हें वो जानकारियां दे। लेकिन जेसी इन्हें कुछ भी नहीं बताता। वो जानता है कि अगर उसने कुछ भी बताया तब उसके सैकड़ों साथियों की जान जाएगी, इसीलिए लोग उसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहते हैं। और एक वक्त के बाद जेसी बेहोश हो जाता है। तब ये आदमी जेसी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी उसे रोक देते हैं कि अगर तुमने इसे मार दिया तब हमें कभी भी जानकारियां नहीं मिली। और ऐसे ही ये सारे लोग लड़ने लगते हैं कि इसे मारना चाहिए कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि जेसी बेहोश नहीं हुआ है, उसने जानबूझ के नाटक किया था ताकि ये लोग यहाँ से चले जाएं। अब जेसी मौके का फायदा उठाता है और अपने हाथों को छुड़ा लेता है और हमला कर देता है इन लोगों पे। फिर इन सबको बेहोश करने के बाद वो अपने दोनों साथियों को छुड़ा लेता है जो अभी भी जिंदा बचे हैं। तभी जेसी को एहसास होता है कि नीचे गिरने से पहले इन लोगों ने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था और अब इनके पास बहुत ही कम वक्त बचा है। तब ये तीनों बाहर भागने लगते हैं। जैसे ही ये लोग दरवाजे के पार आते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा घर उसमें तबाह हो जाता है। जेसी बाहर बेहोश हो जाता है। थोड़े समय के बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसे पता लगता है कि उसने अपने दोनों साथियों को खो दिया। अब सिर्फ वही जिंदा बचा है। तब वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और कुछ सालों के बाद हम जेसी को देखते हैं जिसने अब स्पेशल फोर्सेस को छोड़ दिया है। वो एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। उसका एक परिवार है। उसकी पत्नी का नाम है अलीशा और उसके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है रायन और बेटी का नाम है मारा। जेसी की अब यही दुनिया है। वो अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन उसके परिवार को हमेशा ही उससे शिकायतें होती हैं क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय अपने काम में बिताता है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। अलीशा कहती है कि तुम अपने बच्चों के साथ बहुत ही कम वक्त बिताते हो। बच्चे हमेशा ही तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तब जेसी भी इस बारे में सोचने लगता है और कहता है कि आज मैं इन्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। जहाँ मैं काम करता हूँ वो एक बास्केटबॉल का स्टेडियम है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है। इन दोनों को पसंद आएगा। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के आता है अपने वर्क स्पेस पे। जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं वो उन्हें कहता है कि ये तुम लोगों की जिंदगी का बेस्ट दिन होने वाला है। आज का मैच बहुत ही बड़ा है जिसे देखने के लिए हमारी मेयर क्रिस्टीन आ रही है और उसके साथ साथ हमारे गवर्नर पॉल भी। और आज हमारे स्टेडियम की मालिक भी यहाँ पर आएगी जिसका नाम है डायना। तभी हम डायना को देखते हैं जो यहाँ पर आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। डायना एक अरबपति है। सारे मीडिया वाले अभी उसकी ही तस्वीरें ले रहे हैं। तभी जेसी अपने बच्चों को लेकर के जाता है सर्विलेंस रूम, उन्हें दिखाने के लिए कि आखिर स्टेडियम में और कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। वो यहाँ पर अपने बच्चों को मिलवाता है अपने बॉस से जिसका नाम है डेवलिन और दूसरे आदमी से जिसका नाम है गस। इन सारी चीजों को देखने के बाद ये दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि आज उन्हें बहुत सारी नई चीजें देखने को मिल रही है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अंदर जा रहे हैं। तब सिक्योरिटी वालों को उन पे शक होता है और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। तब वो बताते हैं कि हम वाईफाई वाले हैं। फिर सिक्योरिटी वाले उनकी पूरी चेकअप करते हैं और चेक करने के बाद उन्हें अंदर जाने देते हैं। इसी बीच जेसी अपने बच्चों को लेकर के जाता है उनके सीट पे और बैठा देता है। तभी वो देखता है कि यहाँ के 2 दर्शक आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तब जेसी उन दोनों को रोकता है और यहाँ से उन्हें लेकर के बाहर चला जाता है। तभी हम डायना को देखते हैं जो यहाँ के मेयर और गवर्नर से मिल रही है। मेयर और गवर्नर दोनों तारीफ कर रहे हैं डायना कि उसने इस शहर की डेवलपमेंट में बहुत मदद की है, जिसके लिए सारा का सारा शहर उसका शुक्रगुजार है। तभी हम उन सारे लोगों को देखते हैं जो चले जाते हैं सिक्योरिटी रूम में और हमें पता लगता है कि ये लोग वाईफाई वाले नहीं हैं। ये लोग यहाँ पर हर जगह बॉम्ब लगाने आए हैं और इनका मुखिया है जो। सबसे पहले ये लोग यहाँ की सारी सिक्योरिटी को हैक करते हैं और इनके साथ जितने भी लोग होते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन करके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगते हैं ताकि ये लोग उनकी जगह ले लें और पूरे के पूरे स्टेडियम पर इनका कब्जा हो। और एक एक करके ये लोग हर जगह बॉम्ब्स को लगाने लगे। जैसे ही मैच की शुरुआत होती है ये लोग सारे जगहों पे बॉम्ब लगा देते हैं। किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। रायन और मारा भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं।
इसी बीच हम डायना को देखते हैं जो मेयर और गवर्नर के साथ अपने वीवीआईपी रूम से इस मैच को देख रही है। ये सारे लोग बात कर रहे हैं इस शहर के बारे में। तभी जॉब कमरे में आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो बहुत देर तक इन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त के बाद डायना को उस पर शक हो जाता है कि ये आदमी कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। जैसे ही जॉब को इस बात का एहसास होता है, वो अपनी बंदूक तान देता है डायना पे और कहता है कि अब तुम्हें मेरी डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद गवर्नर पॉल खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आकर के क्या मजाक कर रहे हो? तुम कहीं भी आओगे, कुछ भी मांगोगे और हम तुम्हारी शर्तों को पूरा करेंगे। तब इस बात को सुनते ही जॉब सीधा गोली मारता है गवर्नर के भेजे में और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और दूसरी तरफ मैच चल रहा है। किसी को कुछ भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हम रायन और मारा को देखते हैं। रायन मैच देख रहा है, लेकिन मारा बात करना चाहती है अपने पिता के जॉब के बारे में। तब रायन कहता है कि उनका जॉब बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। तब मारा को ये बात बुरी लग जाती है और कहती है कि मैं रेस्टरूम जा रही हूँ, तुम्हें अब अकेले मैच देखना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो बाहर आती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर रेस्टरूम किस तरफ है। तब वो चली जाती है सिक्योरिटी गार्ड्स वाले रेस्टरूम की तरफ, क्योंकि उसके पास वीआईपी पास है। वो जैसे ही अंदर जाती है, वो देखती है कि यहाँ के गार्ड्स मार रहे हैं दूसरे गार्ड्स को। तब वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉब के 2 लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो नहीं चाहते कि ये लड़की बाहर जाकर के सबको सच्चाई बता दे। अब मारा इनके कब्जे में है। तभी हम जॉब को देखते हैं जो डायना को अपनी शर्त बताता है और कहता है कि तुम्हें $1 बिलियन ट्रांसफर करना पड़ेगा मेरे एक सीक्रेट अकाउंट में। तभी हम देखते हैं जॉब की टीम के हैकर को, जिसका नाम है गामा। गामा एक फोन देती है डायना को ताकि वो अपने सारे के सारे डिटेल्स को यहाँ पर डाल सके। इसी बीच गामा यहाँ के सारे कम्युनिकेशन को बंद कर देती है ताकि अगर किसी को कुछ शक भी हो तब भी वो कहीं कुछ भी ना बता सके। तभी दूसरी तरफ हम जेसी को देखते हैं जो आता है अपने बच्चों के पास। तब वो देखता है कि मारा यहाँ से गायब है। वो रायन से पूछता है कि मारा कहाँ गई। तब वो कहता है कि वो रेस्टरूम की तरफ गई है। तब जेसी गुस्सा हो जाता है रायन और कहता है कि तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था, उसके साथ जाते तुम। जेसी जानता है कि वीआईपी पासेस में ट्रैकिंग डिवाइस लगे हुए हैं, इसलिए वो ट्रैकिंग डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है ताकि मारा को ट्रैक कर सके। लेकिन जॉब के लोगों को ये बात पता लग जाती है कि कोई मारा को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तब वो लोग घुमाने लगते हैं उसे, लेकिन जेसी अब हर तरफ अपनी बच्ची को ढूंढ रहा है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है गार्ड से। उसे देखते ही वो समझ जाता है कि वो यहाँ का गार्ड नहीं है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं और अंत में जेसी उसका काम तमाम कर देता है। तब उसकी मुलाकात होती है गस से। जेसी उसे पूरी बात बताता है कि यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी जगह किसी और ने ले ली है और मुझे नहीं लगता कि वो सही लोग हैं। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तब वो जाते हैं कंट्रोल रूम। वहाँ वो जाते ही देखते हैं कि जॉब के सारे लोग यहाँ पर फैले हुए हैं। वो इन्हें देखते ही इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब ये दोनों भागते हुए आते हैं लिविंग रूम में। जेसी गस को कहता है कि जिन लोगों ने हम पे हमला किया उनके हथियार बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसका मतलब ये लोग बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं और इनके मंसूबे बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। हमें जल्दी इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तभी हम डायना को देखते हैं और यहाँ पर मेयर भी है। ये लोग पहचान जाते हैं कि आखिर जॉब कौन है, जो पहले CIA में हुआ करता था, लेकिन अपने एक मिशन के दौरान उसने एक मुस्लिम परिवार को मार दिया। तब सारे लोग उस पर गुस्सा हो गए और उसे एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इस तरीके से जॉब का पूरा करियर बर्बाद हो गया। तब से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। जॉब जैसे ही अपनी पुरानी बातों को सुनता है वो आग बबूला हो जाता है और एक एक करके सब पे चिल्लाने लगता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है। तभी हम मारा को देखते हैं जो इन लोगों से छुपने की कोशिश कर रही है। मारा पर नजर रखने की जिम्मेदारी ओमेगा नाम के आदमी की थी और ओमेगा अब मारा को नहीं ढूंढ पा रहा, लेकिन थोड़े समय के बाद वो उसे ढूंढता है और धमकी देता है कि अगर मारा ने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तब वो उसे मार देगा। तभी हम जेसी और गस को देखते हैं। ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं इनकी नजर पड़ती है एक लड़की पे। ये गामा है। तब जेसी समझ जाता है कि ये भी दुश्मनों के साथ मिली हुई है। वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। तब गस जाता है गामा को पकड़ने के लिए, लेकिन गामा एक बेहतरीन फाइटर है। वो गस को नीचे गिरा देती है। तब जेसी को लड़ना पड़ता है गामा से। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। इनके बीच घमासान लड़ाई होती है, लेकिन अंत में जेसी भारी पड़ता है गामा पे। वो उस पे बंदूक तान करके कहता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। तब गामा कहती है कि मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता और अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही यहाँ का मैच खत्म होगा तुम सारे के सारे लोग मरने वाले हो। पूरे के पूरे स्टेडियम में बॉम्ब लगा हुआ है। इतना कहते ही गामा अपने आप को मार लेती है। जब जेसी समझ जाता है कि गामा ने यहाँ पर भी बॉम्ब लगाया है, वो जल्दी से जाता है बॉम्ब के पास और उसे डिफ्यूज कर देता है। क्योंकि जेसी कभी स्पेशल फोर्सेस में था, उसने बहुत सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया है। तब वो गस को कहता है कि यहाँ पर और भी बॉम्ब्स हो सकते हैं, हमें सबको डिफ्यूज करना पड़ेगा और जितने भी लोगों को उन लोगों ने बंधक बना करके रखा है हमें उन्हें भी आज़ाद करवाना है।
तब गस और जेसी दोनों अलग अलग रास्ते में निकल पड़ते हैं। इसी बीच हम जॉब को देखते हैं जो अब धीरे धीरे डायना के बातों से गुस्सा हो रहा है। वो कहता है कि मेरी ये गलती की वजह से मेरे पूरे परिवार को सरकार ने मार दिया और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो डायना को उठाता है और उसके हाथ में बंदूक दे देता है और कहता है कि अब तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो अपने बॉयफ्रेंड को मारो या तो फिर मेयर को मारो, दो में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। अब डायना कुछ सोचती उससे पहले जॉब के साथी बताते हैं कि पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तब जॉब शांत हो जाता है और जाकर के अपने अकाउंट का स्टेटस देखने लगता है, लेकिन अब उसे स्टेडियम को भी उड़ाना है। इसीलिए वो गामा से कांटेक्ट करता है ताकि पता लगा सके कि उसने कहाँ कहाँ बॉम्ब लगा दिया। लेकिन गामा का ईयरपीस अब जेसी के पास है। जब जॉब यहाँ पर सवाल पूछता है गामा से, तब वो समझ जाता है कि गामा को शायद इस आदमी ने मार दिया। उसे पता लगता है कि एक और गार्ड अभी भी जिंदा है जिसे ये लोग अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। तब जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि ये गार्ड अभी भी जिंदा है, सब जाओ और जा करके उसे ढूंढो। जोब ज्यादा गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसे पता लग गया कि गामा को मार दिया गया है। तभी यहाँ पर ओमेगा आता है मारा को लेकर के। तब ये लोग मारा को यहीं पर रख लेते हैं। इसी बीच हम जेसी को देखते हैं जो भागता हुआ पहुंचता है रायन के पास और उसे समझाता है कि उसे क्या करना है। अब रायन भी परेशान है अपनी बहन के लिए, लेकिन जेसी भागता हुआ आता है गस के पास और कहता है कि हमें सबसे पहले सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना पड़ेगा, वरना ये बॉम्ब्स किसी भी वक्त फट सकते हैं। यहाँ के सारे लोग मैच को एंजॉय कर रहे हैं, इन्हें पता भी नहीं है कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। ये लोग भागते हुए एक के बाद एक हर एक बॉम्ब्स के पास जाते हैं और जैसे ही सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने लगता है, तभी हम जॉब को देखते हैं जो मारा से पूछताछ कर रहा है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, अपने पिता के बारे में बताओ। तब मारा कुछ भी नहीं बताती। मारा को देख करके लगता है कि वो जॉब से बिल्कुल भी नहीं डरती और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची में इतनी हिम्मत कैसे है कि वो इस आदमी से नहीं डर रही जिसके हाथ में बंदूक है। लेकिन जो वैसे ही सवाल पूछते रहता है मारा से, मारा भी सारे सवालों के जवाब देती है और अंत में वो जॉब को कहती है कि आपको पता भी नहीं है कि मेरे पिताजी कौन है, वो अगर यहाँ पर आ गए तब आपकी शामत आने वाली है। तभी दूसरी तरफ हम जेसी को देखते हैं जो एक एक करके सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर रहा है। फिर वो एक नई स्ट्रेटेजी बनाता है और जाता है अनाउंसमेंट रूम में ताकि वो वहाँ से इवैक्यूएशन प्रोसेस को चालू कर सके कि एक एक करके सारे लोग चले जाएं। वो कमरे में जाता है और वहाँ बैठे आदमी को सारी बातें बताने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन इस आदमी को भरोसा नहीं होता यहाँ पर जेसी पे, वो उसकी बात नहीं समझना चाहता। तभी जॉब के दो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और आकर के इन्हें मारने लगते हैं। तब जैसे ही जेसी को मौका मिलता है वो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अंदर के अनाउंसमेंट वाले को मार देते हैं ये लोग। लेकिन इस बीच जब जेसी यहाँ से जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात होती है अपने बॉस डेवलिन से। तब जेसी उसे पूरी बात बताता है कि आखिर इस स्टेडियम में क्या हो रहा है। तभी इन बातों के दौरान जेसी को एहसास हो जाता है कि डेवलिन भी मिला हुआ है उन लोगों से। अब डेवलिन बंदूक तान देता है जेसी। वो अपने ईयरपीस को स्टार्ट करता है और बताता है कि उसके सामने ही वो गार्ड है जिसे वो मारने वाला है। लेकिन डेवलिन अब जेसी को मारता उससे पहले जेसी उससे बंदूक छीन लेता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में जेसी भारी पड़ता है डेविल पे। वो उसे मारता है और उसका ईयरपीस लेकर के निकल जाता है ताकि जॉब को लगे कि डेवलिन अभी भी जिंदा है। जॉब यहाँ पर डेवलिन को बताता है कि मारा वीवीआईपी रूम में है और इस तरीके से जेसी को भी अपनी बेटी की लोकेशन पता लग जाती है। तभी हम जॉब को देखते हैं जिसके सामने अब प्रोफाइल आती है जेसी, जो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। जब जॉब को पता लगता है कि जेसी कभी स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था और वो वहाँ का सबसे बेहतरीन ऑफिसर था, तब जॉब की हालत खराब होने लगती है कि आदमी उनके पूरे के पूरे मिशन को खराब कर सकता है। तब वो दोबारा बात करता है मारा से और उसे पता लग जाता है कि मारा का एक भाई भी है। तब वो ओमेगा को कहता है कि जाओ और जाकर के उस लड़के को लेकर के आओ, तभी कहीं हम जेसी पर काबू पा पाएंगे। तब ओमेगा जाता है रायन के पास और उसे अपने बातों में उलझा करके कहता है कि मेरे साथ चलो। लेकिन आखिरी बार जब जेसी आया था तब उसने रायन को कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी सीट से मत हटना, और रायन को ये बात याद है। वो ओमेगा के साथ नहीं जाता। तब ओमेगा उसके साथ जबरदस्ती करता है। इस चीज को देखते ही रायन चिल्लाने लगता है। तब सारे लोग इन्हें देखने लगते हैं। ओमेगा समझ जाता है कि वो ऐसे रायन को लेकर के नहीं जा पाएगा। तब वो भाग जाता है। तभी जॉब की टीम वाले सर्वेलेंस रूम में देख लेते हैं कि आखिर जेसी कहाँ पे है। वो लोग 3 लोगों को भेजते हैं उसे पकड़ने के लिए, जिनमें ओमेगा भी है। ये तीनों लोग जेसी के सामने पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन जितना इन लोगों ने सोचा था, जेसी उससे ज्यादा ताकतवर है। वो एक एक करके सबको मारता है। 2 लोगों को मारने के बाद उसका मुकाबला होता है ओमेगा से। ओमेगा भी एक अच्छा फाइटर है। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन अंत में जेसी ओमेगा को भी मार देता है। तब वो पहुंचता है गस के पास। इनके पास इस पूरे के पूरे स्टेडियम का ब्लूप्रिंट है। ये लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जेसी कैसे पहुंचेगा वीवीआईपी रूम तक, और एक वक्त के बाद इन्हें रास्ता भी मिल जाता है। तब गस जैसे ही बाहर जाता है उसे पता लगता है कि यहाँ पर एक और बॉम्ब लगा हुआ है
और गस को पता है कि जेसी यहाँ पर नहीं है, तब वो खुद ही बॉम्ब को डिफ्यूज करने लगता है। लेकिन एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि वो डिफ्यूज नहीं कर सकता, तब वो बॉम्ब को लेकर के भागने लगता है। इसी बीच हम जॉब को देखते हैं जो डेटोनेटर का बटन दबाने वाला है। तभी आगे के कांच को तोड़ता हुआ जेसी यहाँ पर आ जाता है। जैसे ही जॉब यहाँ पर जेसी को देखता है वो डेटोनेटर का बटन दबा देता है। उसे नहीं पता कि इन लोगों ने लगभग सारे बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। तभी हम गस को देखते हैं जिसने उस बॉम्ब को ला करके डाल दिया है एक बॉक्स में। इसीलिए जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब किसी को भी चोट नहीं पहुंचती और जो भी इस चीज को देख करके अब आग बबूला हो जाता है और गोलियां चलाने लगते हैं ये लोग जेसी पर। तब जेसी एक एक करके जॉब के सारे लोगों को मारने लगता है। जब जॉब समझ जाता है कि उसकी बारी है तब वो मारा पे बंदूक तान करके यहाँ से भागने लगता है। वो ऑडियंस के बीच से होकर के जा रहा है। सारे लोग इस चीज को देख करके पैनिक कर रहे हैं, लेकिन जेसी जॉब के पीछे ही है। तभी हम अलीशा को देखते हैं जिसे घर पे पता लग जाता है कि स्टेडियम में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तब वो भी आने लगती है स्टेडियम की तरफ। इसी बीच जब जेसी आ चुका है जॉब के सामने, इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तभी नीचे हम रायन को देख रहे हैं जो अपने पिता को ढूंढता हुआ आया था, क्योंकि ब्लास्ट के बाद हर तरफ भगदड़ मच चुकी है। लेकिन जॉब अब चाकू मार देता है जेसी के पैर में, जिससे जेसी की हालत खराब होने लगती है। वो नीचे गिर जाता है। जब मारा देखती है कि उसके पिता को अभी आदमी मारने वाला है तब वो किक मारती है उसके दोनों पैरों के बीच। तब जॉब गुस्सा हो जाता है। वो मारा को उठा करके नीचे फेंकने लगता है। तब जेसी दोबारा खड़ा होता है। वो अपनी बच्ची को बचाता है और ये दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं। इसी बीच जेसी को एहसास होता है कि जॉब ने अपने शरीर में एक बॉम्ब लगा करके रखा है जिसका डेटोनेटर उसने स्टार्ट कर दिया। तभी यहाँ पर डायना आ जाती है और वो सीधा गोली मारती है जॉब को और जेसी समझ जाता है कि यही सही मौका है जब वो मार सकता है जॉब को। फिर वो उस पर हमला कर देता है। तब वो देखता है कि ये बॉम्ब फटने वाला है और जेसी एक दमदार किक मारता है जॉब को। तब जॉब चला जाता है हवा में और वहीं पर ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंचती। सारे के सारे लोग अब सुरक्षित हैं। तब जेसी अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर जाने लगता है और नीचे आता है अपने परिवार के पास। तब डायना आती है जेसी के पास, उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके पूरे स्टेडियम को बचाया और एक नया जॉब ऑफर भी देती है। डायना चाहती है कि जेसी अब यहाँ का सिक्योरिटी हेड बने। तब जेसी कहता है कि वो इस बारे में सोच करके बताएगा। अभी उसका पूरा का पूरा ध्यान उसके परिवार पे है। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।